हाँ दोस्तों नमस्कार, क्या हालचाल है आप सबका। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। तो आज फिर से आप सबके बीच में एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है सोल मतलब मृदा। आज मृदा में पार्ट नंबर 3 आप सबके बीच में उपस्थित है, क्योंकि पार्ट नंबर 2 में हमने पढ़ा था पर्वतीय मृदा हमने पढ़ लिया था, उसके बाद में दोमट मृदा हमने पढ़ लिया था, जलोढ़ हमने पढ़ लिया था और मरुस्थलीय मृदा हमने पढ़ लिया था। इन मृदाओं को पढ़ने के बाद आज बारी है पढ़ने की काली मृदा। काली मृदा कैसे बनी, इसमें गुण क्या होते हैं और इसमें क्या क्या पैदा होता है, इन सारी चीजों को आज हम सीखेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। तो जो ये दक्कन का पठार है, काली मृदा के बारे में बात करते हैं कि ये जो दक्कन का पठार है, इसी पठार में जब ज्वालामुखी का उद्गार हुआ तो इस पर से जो लावा का तरल पदार्थ था, तरल पदार्थ क्या हुआ, वो आकर इन क्षेत्रों में बहकर फैल गया और फैलने के बाद वही काली मृदा का निर्माण कर दिया। कैसे निर्माण हुआ, ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, उद्गार होने के बाद जो उसके तरल पदार्थ थे, जैसे कोई आग होता है तो ज्यादा लाल हो जाता है लोहा, तो क्या होता है, बह जाता है, पानी की तरह हो जाता है। तो बिल्कुल वैसे ही जो लावा था वो ऊपर से बहकर इन क्षेत्रों में क्या हुआ, फैल गया और फैलने के बाद में वो बिल्कुल ब्लैक हो गया, बिल्कुल काला हो गया, उसी को काली मृदा कहते हैं। अब ये जो मृदा है, ये मृदा मतलब बहुत, जैसे बारिश हुई तो बहुत नमी हो जाएगी, चिपचिपी हो जाएगी और फसल इसमें अच्छी होती है। इसमें खाद भी नहीं डालेंगे तो भी फसल अच्छी हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि अगर ये सूख गई मृदा, अगर ये मृदा सूख गई तो इतनी कड़क हो जाती है, बिल्कुल फट जाती है, मतलब हल नहीं चला सकते आप, इतनी इस प्रकार से मृदा हो जाती है। और उसके बाद में ये जो मृदा है ये कहां पर है, कहां पर फैला हुआ है, तो ये फैला है गुजरात, महाराष्ट्र, आपका ये पूर्वी मध्य प्रदेश और ये पूर्वी इधर का थोड़ा एरिया है, इस एरिया में भी थोड़ा बहुत फैल गया है। इस एरिया में मतलब ये कहिए कि राजस्थान के दक्षिणी छोर पर, राजस्थान के दक्षिणी छोर पर, और उसके बाद इधर गुजरात साइड में, इन सब जगहों पर मृदा ये फैली हुई है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये मृदा सिर्फ लावा से ही बनती है, क्योंकि ये मृदा जलवायु पर भी निर्भर करती है। कहीं कहीं ये मृदा जलवायु के कारण भी बनी हुई है। जैसे यहाँ जो नदी है गोदावरी, उसके किनारे भी मृदा ये काली मृदा पाई जाती है। जो मृदा किसके कारण बनी है, ये मृदा बनी है जलवायु के कारण। और ये मृदा आपकी, इसमें कई चीजें पाई जाती हैं, जैसे लोहा पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, चूना पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, एल्युमिनियम पाया जाता है, ये सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं। और दूसरी चीज, ये जो फैला हुआ है ये 5.1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कितना, 5.1 लाख वर्ग किलोमीटर में। तो इसको याद रखना है, ध्यान में रखना है कि 5.1 लाख वर्ग किलोमीटर में ये मृदा पाई जाती है। इस मृदा को रेंगुर मृदा भी कहते हैं, मतलब काली मृदा कहो या फिर कौन सी मृदा, रेंगुर मृदा भी कह सकते हैं। काली या रेंगुर मृदा इसको कहा जाता है। अब इस मृदा के बारे में आप जान गए। इसमें कौन सी फसल, कपास सबसे अच्छी तरीके से इसमें पैदावारी होती है, और भी फसल होती है, लेकिन मुख्यतः ये मिट्टी कपास के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इसमें कपास की फसल उगाई जाती है। तो सारी बातें आप सीख लिए कि ये मृदा कहाँ कैसे उत्पन्न हुई। तो ये ज्वालामुखी से उत्पन्न हुई, और ज्वालामुखी से उत्पन्न होने के बाद उसका जो लावा था तरल पदार्थ में वो गया, फैल गया,
और वो जम गया, वहां पर जमने के कारण काली मृदा का निर्माण हो गया। इसमें जो है लोहा, फास्फोरस, सोना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम ये पाया जाता है। ये किसकी फसल के लिए अच्छी है? तो ये अच्छी है कपास की फसल के लिए। इसमें सिंचाई नहीं की जाती, इसमें नमी बारिश के कारण वैसे ही हो जाती है, बहुत ही चिपचिपी हो जाती है, बहुत ही उपजाऊ भूमि, इसमें खाद वाद नहीं डालना होता है। दूसरी चीज, जब मतलब बारिश नहीं होती है, गर्मी में जब ये सूख जाता है तो इसकी जो मिट्टी है वो बिल्कुल फट जाती है, और फटने के कारण इसमें हल चलाना भी मतलब हल नहीं चला सकते, इस तरीके से ये मिट्टी हो जाती है। तो आप सीख गए होंगे, जान गए होंगे इसके बारे में। अब हम बात करते हैं लाल या पीली मृदा। तो जो लाल है, अब मृदा लाल कैसे होती है और पीली कैसे होती है, सबसे पहले इस चीज को हम समझते हैं। तो जो कैपिलरी छिद्र है, कैपिलरी छिद्र मतलब क्या होता है? कैपिलरी छिद्र, इसको इरेज कर दें। कैपिलरी छिद्र समझते हैं सबसे पहले कि क्या होता है। तो जो कैपिलरी छिद्र होता है, कैपिलरी छिद्र, इस छिद्र में जैसे मिट्टी है, तो मिट्टी के अंदर जो जल भरे होते हैं वो गर्मियों के मौसम में जब गर्मी ज्यादा होती है तो वो जल ऊपर आ जाते हैं, और ऊपर आने के कारण उसमें से मतलब वो जो पानी निकलता है उसके कारण मिट्टी लाल हो जाती है, जैसे जंग लग जाती है। इस तरीके से मतलब जंग के कारण कहीं ना कहीं उसमें लोह तत्व होता है, उस मिट्टी में, पानी में क्या होता है? लोह तत्व, और वही ऊपर आता है और फैल जाता है, और फैलने के कारण वो मिट्टी कैसी हो जाती है? लाल हो जाती है। ठीक है, तो अब हम लाल समझ गए कि कैसे होती है। पानी के अंदर जो मिट्टी, जो मिट्टी के अंदर जो पानी होता है, गर्मियों के मौसम में जब गर्मी अधिक पड़ती है तो वो पानी बाहर निकलता है जिसमें लोह तत्व होते हैं, और वही लोह तत्व बाहर आकर जो है मिट्टी को लाल कर देते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब ये जो लाल मृदा है इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन, हुमस की कमी होती है, मतलब जो फसल के लिए अति आवश्यक है उसी चीजों की इसमें कमी होती है, और कमी होने के कारण इसमें फसल अच्छी नहीं हो पाती, मतलब ये फसल के लिए उपयोगी नहीं है। इस मिट्टी में सिर्फ और सिर्फ कौन सी फसल उगाई जाती है पता है? ज्वार और बाजरा। ज्वार बाजरा इसमें उगाया जाता है, वो भी पानी देकर, मतलब सिंचाई अधिक करनी होती है तब जाकर ये ज्वार और बाजरा मतलब उगाया जाता है। ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये मिट्टी जो है तमिलनाडु में ज्यादा पाई जाती है। जो लाल मिट्टी है वो कहाँ अधिक पाई जाती है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ये मिट्टी अधिक पाई जाती है। तमिलनाडु कहाँ है? यहाँ, मतलब यहाँ पर ये ज्यादा पाई जाती है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है, कुछ आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है, कुछ उड़ीसा में पाया जाता है, कुछ मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में पाया जाता है, हल्का बहुत ये बुंदेलखंड के क्षेत्रों में भी ये मिट्टी पाई जाती है। तो कहाँ कहाँ, एक बार फिर से, सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में, और आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है, तेलंगाना में भी पाया जाता है, और उड़ीसा में भी पाया जाता है, मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में भी पाया जाता है, और ये जो नागपुर का पठार है यहाँ पर भी पाया जाता है। नागपुर कह रहे हैं, मतलब इन क्षेत्रों में, यहाँ नहीं, सॉरी, मतलब ये जो मध्य प्रदेश है इसके उत्तर साइड बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है यहाँ पर भी ये मिट्टी पाई जाती है। तो आप ये चीज समझ गए होंगे कि लाल और पीली मृदा कहाँ पाई जाती है। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है लेटेराइट मिट्टी। जो लेटेराइट मिट्टी है ये कंकड़ीली पथरीली होती है, मतलब कंकड़ पत्थर ये सब इसमें ज्यादा होता है, और ये जो मिट्टी है ये मजबूती इसमें ज्यादा होती है, इसलिए इस मिट्टी का प्रयोग ईंट बनाने के लिए ज्यादा किया जाता है। किसके लिए? ईंट बनाने के लिए इस मिट्टी का प्रयोग ज्यादा किया जाता है।
इस मिट्टी में मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और चूने का अभाव होता है, मतलब ये सब नहीं पाया जाता। अच्छा, अभाव क्यों होता है, रीजन क्या है? क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा पाई जाती है, पठारी क्षेत्रों में तो कंकड़ीली पथरीली होती। अब जब वर्षा होती है, वर्षा, तो क्या होता है कि इनके जो पोषक तत्व हैं कंकड़ पत्थर के, वर्षा के कारण मतलब जो सिलिका है वो क्या होती है, बह जाती है, और बहने के कारण इसके जो पोषक तत्व हैं वो सारे बह जाते हैं, जिसके कारण ये मृदा अनउपजाऊ हो जाती है। मतलब इनके जो पोषक तत्व हैं वो क्या होते हैं, सब बह जाते हैं। ये जो मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन है, इन सब, चूना है, इन सब का अभाव क्यों पाया जाता है? क्योंकि वो सारे क्या होते हैं, वो वर्षा के साथ बह जाते हैं, और बहने के बाद ये मिट्टी अनउपजाऊ हो जाती है। लेकिन फिर भी सिंचाई करके इनमें ज्वार, बाजरा, गेहूं, दलहन, ये सब फसल आप उगा सकते हो। क्या क्या? ज्वार, बाजरा, गेहूं, दलहन। धान तो बिल्कुल नहीं उगा सकते, क्यों? क्योंकि पानी रुकता ही नहीं है। धान उसी क्षेत्रों में हम उगा सकते हैं जहां की मिट्टी उपजाऊ होगी। अब ये वाली मिट्टी भी उपजाऊ नहीं थी और ये वाली मिट्टी भी उपजाऊ नहीं है, तो इसलिए इसमें हम धान नहीं उगा पाएंगे। हमें धान उगाने के लिए कौन सी फसल अच्छी होती है? बताए थे ना, जलोढ़ मिट्टी सबसे अच्छी होती है धान उगाने के लिए। और जलोढ़ में भी जो नई मृदा होती है, नई जलोढ़ को क्या कहते हैं? एक आपको बताए थे बांगर और एक बताए थे खादर। अब बांगर कौन सा है, खादर कौन सा, बताइए। बांगर से हमने बताया था बंजर। अब जहां बंजर है वो पुरानी मिट्टी है, ये पुराना है, और ये नई मिट्टी है। याद आ गया? चलिए, तो अब यहां चलते हैं। अब ये जो लेटेराइट मिट्टी है 8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। कितने? 8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये मिट्टी फैली हुई है। तो लेटेराइट मिट्टी के बारे में भी आप समझ गए। अब ये मिट्टी पाई कहाँ जाती है, सबसे पहले इसको ध्यान में रखते हैं। तो ये मिट्टी पाई जाती है मालाबार तट। ये जो आपका तट है, इन क्षेत्रों में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है, ये मिट्टी राजमहल की जो पहाड़ियां हैं इन क्षेत्रों में भी ये मिट्टी पाई जाती है। जो असम की पहाड़ी है इन क्षेत्रों में भी ये मिट्टी पाई जाती है। तो कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो मिट्टी पाई जाती है मालाबार तट, राजमहल की पहाड़ी, असम की पहाड़ी, यहाँ सब, और जो है मेघालय के क्षेत्र में, यहाँ सब भी ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। कौन सी? लेटेराइट मिट्टी। समझ गए लेटेराइट मिट्टी के बारे में। अब हम चलते हैं अगला और लास्ट, जिसका नाम है वन मृदा। वन मृदा के बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि आखिर में वन मृदा जो होती है वो कैसी होती है। अब जैसे वन मृदा क्या है? वन मृदा जो है वो मान लीजिए कोई पहाड़ है। अब यहाँ पर मतलब पेड़ लगे हुए हैं। अगर ये मृदा नदियों के किनारे है तब तो उपजाऊ है, तब तो फसल वहां उगा सकते हैं। लेकिन अगर नदियों के किनारे वन नहीं है तो उसमें फसल नहीं उगा पाते हैं, क्योंकि रीजन यही है कि जो है वहां के जैसे बरसात ज्यादा होती है। भाई वन है तो बरसात ज्यादा होगी जहां पेड़ पौधे ज्यादा हैं, तो वर्षा के कारण इसके जो पोषक तत्व हैं जिससे मृदा उपजाऊ बनती है वो चीजें क्या होती हैं, वो पानी के साथ बह जाते हैं, जिसके कारण मृदा अनउपजाऊ रहती है। इसलिए वहां फसल अच्छी नहीं हो पाती है। और अगर नदी का किनारा है भाई, तो नदी का जो किनारा है वहां फसल हो जाती है ठीक ठाक, थोड़ा बहुत, सारी फसलें नहीं अच्छी हो पाती हैं, लेकिन फिर भी जैसे ज्वार है, बाजरा है, ये सब फसल हो जाती है। तो समझ गए, ये आपका मृदा खत्म हुआ। अब अगले चैप्टर में हम बात करेंगे मृदा के गुण। उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और लोगों से आप जो है शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी कराएं,
सो थैंक यू। आज इतना ही बात करेंगे। आप सबने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।